सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। मुल्क की सियासत में इंकशाफात, इल्ज़ामात, इख्तलाफात का सिलसिला जारी रहता है। PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी आजकल बड़े एक्टिव हैं। हम देख रहे हैं कि वो हुकूमत में तब भी जब थे उस वक्त भी जारहाना बयानात की वजह से शह सुर्खियों में रहते थे और अब एक मरतबा फिर खबरों में है। लेकिन इस मरतबा उनकी तोपों का रुख PTI की मौजूदा क़यादत पे है, जिसे रेंटल लीडरशिप करार देते हुए उन्होंने ये कहा कि जब PTI को सख्तियों का सामना था तब हामिद खान ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस में थे। बानी PTI से मुलाकात के लिए एक दीवार हुकूमत और दूसरी मौजूदा PTI क़यादत ने खड़ी की हुई है। मैं PTI में शमूलियत के लिए बेचैन हूँ क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये लोग जहाज़ को डबो रहे हैं। अब जिस तरह का ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है फवाद चौधरी की जानिब से, और जिस तरह से हम देखते आए हैं कि PTI के कुछ खुद ही रहनुमा जिस तरह से वो बातें करते रहे हैं कि वो बानी PTI की रिहाई नहीं चाहते, क्या ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त है? हमारे तजियाकार इस हवाले से क्या समझते हैं? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुख्तलिफ इससे जुड़े हुए सवालात भी आगे रखेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जिस तरह से प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं और वो कई बार हमारे प्रोग्राम में ये कह भी चुके हैं कि PTI के कुछ जो लोग हैं, सीनियर लोग, वो बानी PTI की रिहाई नहीं चाहते। तो मैं आगाज़ करूँगी। इससे पहले मैं पैनलिस्ट की तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमारा हिस्सा है, एहतशाम उल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए, और शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ। डॉक्टर साहब, ये आप भी कह चुके हैं कि कई लोग ऐसे हैं, जो कई सीनियर रहनुमा ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आएँ। फिर फवाद चौधरी साहब के बयानात भी आपके सामने हैं। ये तसर किस हद तक दुरुस्त है कि वो वाकई अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे? केसेस अगर देखा जाए, एक इद्दत में निकाह केस का ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है हमारे सामने। व्हाट डू यू थिंक? केस स्ट्रॉन्ग तो है, साइफर केस भी स्ट्रॉन्ग था, ये केस भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाती है। बाज़ औक़ात बहुत हल्के केस भी जो है वो कानूनी तौर पर जब लड़ता है आदमी, नहीं लड़ता है तो वो हार जाता है। और बहुत स्ट्रॉन्ग केस अगर प्रोसिक्यूशन या डिफेंस अपनी चीज़ों को बेहतर तौर पर नहीं पेश करेगी तो कानून जो है वो, लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि अदालतों से जो फ़ैसले हैं वो पॉलिटिकल फ़ैसले भी आ रहे हैं। अब रही बात कि खैर हमने ये बहुत पहले भी इंकशाफ किया था, दो चीज़ का इंकशाफ किया था, जो अब वो तमाम चीज़ें इनके मुख्तलिफ रहनुमा भी अब बोल रहे हैं और ये बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि एक बात तो तय हो गया है कि PTI के अंदर अब कई ग्रुप है। एक ग्रुप वो है कि जो आपके इस वक्त रूल कर रहा है, जिसने इस वक्त जो है जिसके पास ओहदे हैं और जिसका जो है एक्सेस इमरान खान तक है। एक वो ग्रुप है जो पॉलिटिकल लोगों का ग्रुप है, जो आपके PTI के पुराने लोग हैं। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो कि अब दोबारा एक्टिव हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके जो जेल में थे और जाहिर है कि वो एक्टिव नहीं हो सकते थे, कुछ इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बज़ाहिर वो आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी लेकिन अब वो भी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो कई ग्रुप इस वक्त पैदा हो गए हैं। अभी मैं सिर्फ फवाद चौधरी का ही नहीं, कल मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज की हैं। वो तमाम चीज़ों की तस्दीक की जो हम कहते रहे थे बड़े अहम तरीन ज़राए से कि इमरान खान को ख़ुद वो लोग नहीं लाना चाहते हैं जो इनकी मेन लीडरशिप है, क्योंकि ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। कुछ वकला हैं जो कि जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया है PTI के ऊपर, और वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो गौहर खान कहाँ खड़े होंगे। इसी तरीके से आपके रऊफ़ हसन साहब हैं, या इसी तरह से आपके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जितने भी पंचवाना साहब हैं या शेर अफजल मरवत साहब हैं, तो PTI को एक तरीके से अब तो ये तंजीम तो है ही नहीं। ये सियासी तंजीम अगर होती, डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक कड़ा वक्त जिस वक्त हम देख रहे थे PTI पर था, ये लोग, उन लोगों ने उस वक्त स्टैंड लिया, ये उस वक्त साथ खड़े हुए। उनका मौक़िफ़ ही ये मुख्तलिफ TV चैनल्स में कि फवाद चौधरी जैसे लोग जब मुश्किल वक्त आया वो एक दिन भी जेल नहीं काट सके और वो भाग गए। तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, मैं उसी पे आ रहा था जी।
कि पहले तो मैं उनकी क्लेम बता रहा था कि जो लोग आए हैं और वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने कब्जा कर लिया है, और इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि वकला का एक ग्रुप जो है वो इस वक्त सामने आया हुआ है। और जो अहम तरीन लोग हैं जैसे अली मोहम्मद वगैरह हैं या दूसरे साथी हैं या असद कैसर हैं, जो सियासी लोग हैं, वो फ़िलहाल पीछे हैं। वैसे तो कोशिश करते हैं लेकिन ताकत के लिहाज से यही लोग हैं। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जब PTI बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया था और तंजीम बिखर गई थी और बहुत से लोग भाग गए थे और बहुत से लोग मसलन चंद स्टेटमेंट देकर अपनी जान बचा रहे थे, उस वक्त यही वकला ग्रुप जो है वो आया और उसने आकर PTI को टेक ओवर किया और उसने PTI को लेकर आगे बढ़ा। और यहाँ तक तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब बुरा वक्त था तो उसमें आपने जिन लोगों का नाम लिया बिल्कुल वो लोग जो हैं वो नहीं थे। इवन कि कोई अगर जेल से बाहर भी आया तो वो खामोश होकर एक साइड पे बैठ गया। अब मैंने इसीलिए कहा कि कई ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जो कि बुरे वक्त में था, वो आ गया है और वो अब किसी सूरत में अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, और इमरान खान का एक्सेस भी उन्हीं को है और इमरान खान का एतमाद भी बज़ाहिर उनको नज़र आ रहा है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं है, जो अपने आप को बकौल उनको धोने और अपने आप को बड़ा कहते हैं, लेकिन ये वो लोग थे जो कि पार्टी से जा चुके थे। जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं वो गन साफ हो गई है, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब PTI क्राइसिस से थोड़ा सा बाहर निकली है और उसको अवाम की सपोर्ट हुई है और उसने इलेक्शन जीता है और इस वक्त उनके लोग जो हैं बाहर नज़र आ रहे हैं, और जबकि थोड़ा सा हालात बेहतर हुए हैं तो हर आदमी क्लेम कर रहा है कि जी मैं PTI हूँ, मैं PTI हूँ, मैं PTI हूँ। तो ये सूरत हाल तो है, लेकिन ये कश्मकश में PTI का पर्चा हो रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हुकूमत के साथ और इमरान खान के साथ, दोनों के साथ साजबाज रखे हुए हैं, कश्ती पे सवार हैं दो पे कि इमरान खान अगर बाहर आए तो कहेंगे जनाब देखिए हमने तो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट को सुनाई और इसको सुनाई, हम तो आपके साथ हैं और ये है। लेकिन अगर इमरान खान नहीं आते हैं तो वो हुकूमत को कहते हैं कि देखें जनाब हम आपको सख्ती तो करेंगे लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि PTI जो है उस तरीके से मुनज़्ज़म ना हो। तो कई ग्रुप है इस सूरत हाल में। ठीक है लगारी साहब, एक तो फवाद चौधरी साहब ये नज़र तो आ रहा है बज़ाहिर कि वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा से एक PTI का एक एक्टिव पार्ट बनने के लिए, क्योंकि ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ PTI स्टिल। लेकिन दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं PTI की जितनी भी क़यादत जो तर्जुमान बने हुए हैं इस वक्त जो हमें मीडिया पर नज़र आते हैं उनमें से कोई भी उनको ओन नहीं कर रहा। अभी तक बानी PTI क्या इस हवाले से कह रहे हैं किसी को क्लियर नहीं पता। जो लोग आके सामने बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब नहीं खड़े हुए तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है उनके लिए। उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी बानी PTI इसलिए नहीं रिहा हो रहे क्योंकि ये लोग सामने खड़े हैं और कोई रास्ता नहीं निकलेगा डायलॉग्स का जब तक ये क़यादत सामने है। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो किसी उसूल की बुनियाद पर ये बात नहीं की गई। जो लोग स्टैंड कर रहे हैं इन हालात में, हम कैसे कहें कि जो सियासी वर्कर इस्तकामत के साथ, साबित कदमी के साथ खड़ा हुआ है इन हालात में भी, तो उसको कैसे कहें, हम उसके कैसे कंडम करें कि जनाब वो दीवार बने हुए हैं। और उनकी दीवार बनाना या ना बनाना तो अंदर जो जेल में बैठे हैं ना उनका काम है कि वो दीवार बनने देते हैं किसी को या नहीं बनने देते हैं। लेकिन ये खाम खा का एक इल्ज़ाम है। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो चलते फिरते रहे ना, कभी काफ लीग में, कभी मुशर्रफ लीग में, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी कहाँ। असल में वो जो कमाई थी, सियासी कमाई, वो तो चौधरी अल्ताफ़ की थी जो जिनके ये सियासी विरासत इन्होंने संभाली है। तो चौधरी अल्ताफ़ के बाद तो ये इनकी कोई वो नहीं थी कि जनाब ये आकर उसकी हैसियत होती या कुछ भी होता, ये उस सीट पर आकर बैठ के। और वो सीट भी ये हुआ कि डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन गैर फ़ाल हो गए, उनकी उम्र इतनी बड़ी हो गई, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे कि वो अब वो जो है उस सियासत में इस तरह एक्टिव नहीं है। मतलब ग़ुलाम हुसैन अब भी जेलों में खड़े हो जाएँ तो जेलों में तो उनके साथ जाकर खड़ा हो जाएगा ना, कोई भी सूरत हाल हो। तो मतलब ग़ुलाम हुसैन ने सियासत छोड़ दी थी और डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जो थे उन्होंने सियासत से बिल्कुल किनारा कश हो गया, घर में बैठ गए हैं और वो बड़ी सियासी कुव्वत थे। फिर उनके बाद चौधरी अल्ताफ़ ने ये सीट भी जीती और फिर गवर्नर भी रहे और उनकी छाँव में जो है ये फवाद चौधरी ने बड़े चक्कर लगाए सियासी इधर भी उधर भी, जहाँ जाते हैं लगता है कि बस इसी जमात के हैं, उससे तो कहीं जाने को तैयार ही नहीं है। और फिर जब छोड़ते हैं तो पता चलता है कि है ही नहीं। अब क्योंकि लिए देखते हैं कि जनाब इनकी फॉलोइंग बहुत है तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इस वक्त कुछ और फ़ायदा उठा लेना चाहिए।
मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि उसको किया जाए। हाँ, बहरहाल बाज़ लोग अब भी हैं जो हर महाल पर दिफा करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि सेनेटर हुमायूं अहमद हैं, हर प्रोग्राम में जाते हैं और अपने मौके पर खड़े रहते हैं, स्टैंड करते हैं और वो जो भी बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह से कंवल शोज़ब हैं, जहाँ भी हैं वो अपना पार्टी लेकर खड़ी होती हैं और उनसे लाख इख्तलाफ करें आप, मेरा भी उनसे जब गुफ्तगू होती है तो ज़ाहिर है इख्तलाफ भी होता है, लेकिन कभी भी नहीं है कि वो अपने मौके से हटी हूँ या अपनी लीडरशिप को उन्होंने कुछ तासुर दिया हो, कोई बेवफाई। बहुत से लोग हैं जिन्होंने धूप देखी तो जाकर छाँव में खड़े हो गए, और जब देख रहे हैं कि जनाब कुछ लोग ज़्यादा जमकर खड़े हुए हैं धूप में, तो यार लग रहा है कि ये हो सकता है इनको कभी सवाब मिल जाए इसका, तो हम भी क्यों इससे महरूम रह जाएं। अली ज़फ़र साहब ज़ाहिर है वो कोर्ट के आदमी थे, कोर्ट में खड़े हुए हैं। मियाँ हमाद अजहर ने अपना कोई 2-3 घंटे के लिए अपना जलवा दिखाया और उसके बाद फिर वो गायब हो गए, उनको पता नहीं चलता। तो ये सारी सूरत हाल है। और जो लोग अभी भी मौजूद हैं लीडरशिप के साथ, यानी कभी हमने नहीं सोचा था, हमारे वहमो गुमान में नहीं था। मैं इनको आगे तक शजरों तक जानता हूँ, अपना मुल्तान के मखदूम ख़ानदान को, और मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हमेशा अच्छे रहे हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी से। और लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि किसी के साथ इस तरह जमकर खड़े हो जाएंगे और किसी तरह इस तरह से जेल की असलियतें सख्तियाँ सहेंगे, कभी भी नहीं सोचा था। इवन बानी पीटीआई का अपना भी बयान है ना, वो भी ये कह रहे हैं कि वो भी इनके बारे में ये गुमान नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह से साथ देंगे। नहीं, वहाँ ये भी मैं भी ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन वो तो कमाल कर दिया उन्होंने, और फैमिली के समय आकर बेटे के साथ, बेटी के साथ, सबके साथ, और उन्होंने अपनी साहबजादी को सियासत में उतारा है। हालांकि जो कुरैशी, गिलानी और जो गर्देजी यहाँ के मुल्तान के हैं वो बहुत कम स्पेस देते हैं ख़वातीन को, लेकिन उन्होंने बेटी को लाया सियासत में और लड़ाया इलेक्शन, और उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाज़ रिवायत ऐसी हैं कि जो लोग खड़े हुए हैं, अब मुझे उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे उनकी सियासत के तरीके से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बुरे वक्त में खड़ा है तो उसको तो किसी सूरत में कंडम नहीं किया जा सकता। मैं तो नहीं कहूँगा कम अज़ कम। चलें एहतशाम साहब, ये आप वेटेज देंगे फवाद चौधरी साहब की बात को, क्योंकि मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं, जब उनसे मुलाकात हो रही है, पीटीआई के वफूद की मुख्तलिफ हम देख रहे हैं मुलाकातों का सिलसिला जारी है, वो भी उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पहले अपना घर का माहौल तो ठीक किया जाए, उसके बाद आप इत्तेहाद के काबिल होंगे, उस पोजीशन में आएंगे। डू यू रियली थिंक कि कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो रहा है और फवाद चौधरी साहब की बात ठीक है? देखिए अमना, फवाद चौधरी साहब की ये थर्ड एंट्री है उस तरह की सियासत में। पहले पीटीआई में थे, आए, उसके बाद फिर आपने देखा जब लोगों ने जाना शुरू किया, छोड़ना शुरू किया, तो ये भी शुरू के लोग थे, उनमें शामिल थे जो इस्तेकाम पार्टी में शामिल हुए। फिर उनकी वो फ़ोटोग्राफ आपने देखा हुआ इमेज जिसमें मुंह छुपा रहे हैं, तस्वीरें भाई, जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। फिर उसके बाद ये जेल में गए, कुछ 2-1.5 महीना मुख्तलिफ औकात में निकाला, उसके बाद फिर वापस आ गए, फिर ये दोबारा जेल में गए, और ये तकरीबन अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4-4.5 महीने की सख्ती काटने के बाद ही वापस आए। देखिए आमना, सियासत में हमेशा एक बात कही जाती है कि आप अपने आप को रेलेवेंट किस तरह रखते हैं। देखिए अब मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि बड़े खूबसूरत तरीके से दोबारा एक एंट्री इन्होंने अपनी डाली है, और वो बार बार एक सवाल उठा रहे हैं जो आज इस्लामाबाद में सवाल कर रहे हैं, जो दानिश भी बात कर रहे हैं और जिसकी तरफ लगाई साहब ने भी इशारा किया कि भाई 13 माह से एक बंदा अंदर है, सियासत मुमकिनात का खेल है। क्या वजह है कि आप कोई अपने बानी को नहीं आप रिहा कर पा सके? उसके अलावा चलें, बहुत सारे लोग हैं जिनमें ख़वातीन हैं, उनको रिहा होना चाहिए थे। क्या वजह है? देखिए इस वक्त 2 बातें वो कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है वो सोचने वाली हैं। मसलन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि रऊफ़ हसन खान जब वो कहते हैं, रऊफ़ हसन साहब जो है, जब वो कहते हैं कि जी वो तो आप देख लें कि शबाशी साहब भी कंसल्टेंट थे, 13-14 लाख की तनख्वाह लेते थे, और यहाँ से भी वो क्लेम अब भी करते हैं कि वो पीटीआई से तनख्वाह लेते हैं, वो तो सियासी आदमी नहीं है। फिर वो सवाल उठाते हैं कि इन लोगों में से कोई एक बंदा कभी घंटों के लिए भी थाने गया, जेल तो जाने की बात है, शुएब शाहीन का नाम हो, मरवत साहब का नाम हो, इनका हो, उसके बाद अपना क्या हामिद खान साहब का नाम हो। तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं ना, जिस तरह पहले रोज़ बात होती है कि जी सियासत में कुछ लोग पीटीआई में ऐसे हैं जो नहीं चाहते बानी पीटीआई आएँ और इन लोगों की सियासत रहे, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरीके से एंट्री डाली है फवाद चौधरी ने, और वो 27 लोगों के साथ खड़ा हो गया है, जो शंदाना गुलदार हैं, शहरयार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद हैं, इस तरह और लोग जो बैठे हुए हैं, शेर अफजल हैं, वो वहाँ जाके सवाल उन्हें उठा दिया, और सवाल उठाने के बाद वो कहते हैं कि जी मुझे ये लोग मिलने नहीं दे रहे, अगर ये मिलेंगे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बातें हो रही हैं कि इस वक्त जो है ना वो कोई एंड गेम की तरफ ये सियासत जा सकती है कि लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है इन्हें किसी की आशीर्वाद हो
को मामलात बेहतर करने में ये अपना रोल प्ले कर सकें। सियासी तौर पे जितने मुतहर्रिक हैं, कल बड़ा शानदार था, डॉक्टर साहब ने उनका इंटरव्यू किया, इस तरह बाकी जगहों पे भी है कि वो कुछ ये जो डेडलॉक है इस सिचुएशन को कुछ बदल सकें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें। दो बातें करें ना हम ना क्विकली, एक वो बात कर रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान है, दूसरा कह रहे हैं कि बानी पीटीआई अंदर है, उनको बाहर आना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो लोग, सियासी लोग जो पीटीआई के अंदर डिस्ग्रंटल एलिमेंट है, ये जिनका 27 लोगों का नाम लिया मैंने, और वो जो लोग समझते हैं कि जी ये हाईजैक पार्टी हुई ये वकला के ज़रिए, उनको वो समझते हैं कि जी ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात रजिस्टर हो रही है, थोड़ी हो रही, ज़्यादा हो रही है। आपने देखा कि इन 3-4 दिनों में ऊपर नीचे कुछ 6-7 उनके इंटरव्यू आए सामने, और ये मौलाना फजल रहमान साहब का जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जी यहाँ तक लिखा गया कि जो कहते हैं मैं बानी पीटीआई के पास मिलने के लिए तैयार हूँ, उसमें गो गेटर जो हो सकता है यही बंदा हो सकता है जिसका नाम है फवाद चौधरी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर टिल दिखाया जाए, थोड़ी सी जिसको कहते हैं जिद हरदर्मी छोड़ी जाए, तो मेरा ख्याल है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। क्या आमना? जुल्फ़िकार साहब, आप कहिएगा कि ये जो मौजूदा क़यादत है, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये कसूरवार है सारी सिचुएशन की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना तो मुज़ाकरात जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ना ही बानी पीटीआई अब तक बाहर आ सके हैं, और दूसरी सिचुएशन हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना के साथ भी अगर इत्तेहाद बनाने में देखा जाए तो वहाँ पर भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली। तो किस हद तक आप कसूरवार समझते हैं? दूसरा ये कि एक्सेप्टेंस होगी फवाद चौधरी साहब अगर बानी पीटीआई से मिलते हैं उनकी जानिब से? आमना, जो हमारे दोस्तों ने बात की है, कोशिश करूंगा कि रिपीट ना हो जो बातें उन्होंने की है, उन्होंने बड़ी मुफीद बातें की हैं। ये मैं एक नया सवाल रख रहा हूँ लोगों के सामने कि क्या फवाद चौधरी की ये इस मौके पर कहना, उनका बात करना क्यों है? क्या किसी ने उनको कहा तो नहीं है कि आप ज़रा कंट्रोवर्सी जनरेट करो? क्या किसी ने उनको कहा तो नहीं है कि आप ज़रा ऑन कन्फ्यूजन में मज़ीद इजाफा कर दो? एक कंफ्यूज सिचुएशन है, आप भी अपना हिस्सा ज़रा डाल दो और कह दो कि ये भाई क्यों नहीं किए, अभी तक तो कोई नहीं है। देखिए, सिंपल बात है, क्या उन्होंने ज़ोर नहीं लगाया? क्या उन लोगों के हाथ में है? क्या वो बंदूकें लेकर जाके उनको जेल से रिहा करा दें? क्या वो लीगल बैटल नहीं लड़ रहे हैं? सबको पता है क्या होगा, कैसे होगा, सब जानते हैं। एक आम शहरी भी जानता है कि ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, उनके हाथ में भी नहीं है कि उनको रिहा करें। जिन्होंने डीजी ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वाज़ेह पता चल गया था कि क्या बोल रहे हैं। आप जो बात कर रही हैं, जो सवाल आपका है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, जो सियासत है, सियासत खेल ही है नेगोशिएशन का। अच्छे कार्ड्स आप प्ले करें, वक्त पर प्ले करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करें। अगर आप अपनी बात पर बज़िद होंगे, शायद टाइम उसके लगे, वो फिर ये है कि आपको डिकेड्स लगेगा कि आपको अपनी बात पर बज़िद रहें और उसके बाद कहीं पूरा पाकिस्तान आपके लिए वो आ जाए, सड़कों पे आ जाए, जैम कर दे सारे उसको। वो मौज़ा है और एक मौजे से कम नहीं होगा। हाँ, और अभी तक हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि एक स्टैंड है, बहुत से लोगों ने जो है वो साथ खड़े हुए, बहुत से लोगों को छुड़वा दिया गया जो कमज़ोर थे, उनकी कमज़ोरियाँ थी। उस कमज़ोरियों के तहत कोई इस मुल्क से भाग गया, चला गया, लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, PTI के लोग। कुछ लोग अभी जिक्र भी किया कि ऐसे लोग जिनका गुमान में नहीं था कि वो साथ दे सकते हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो तो पार्टियां बदलते रहते थे, साथ खड़े हैं, तकलीफ के बाद भी साथ खड़े जी। अब PTI के अपना जो उनका है, अगर आप इमरान खान साहब के अगर देखें, उनका एक है, उनकी अपनी ज़ात में एक जिद है। वो शायद सियासतदान नहीं है, वो एक खिलाड़ी, एक कप्तान, तो बहुत अच्छे कप्तान हैं, बहुत अच्छे एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एक मकबूल लीडर यहाँ से वहाँ नहीं मिलेगा और सारा कुछ अगर ठीक है ना, नहीं मकबूल लीडर जरूर होंगे। मैं तो बात ये कर रहा हूँ, मैं आपके दिल की भी बात कर देता हूँ कि बड़े मकबूल लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन बात है कि अच्छे सियासतदान है कि वक्त पे नहीं। मैं इस बात कर रहा हूँ, ऐसे अजरा मजाक बात करो।
क्या उन्होंने पिछले जितने अरसे में क्या चीज़ों को उस तरह लिया एक सियासतदान के तौर पर या नहीं? आज देखें ना, महमूद खान को करीब ला सके, सरदार अख्तर महंगिल को ला सकते हैं, इसके अलावा मौलाना को करीब नहीं ला सके। ठीक, क्या वजूहत हैं? तो जब मौलाना के बारे में वो कहते थे मौलाना डीजल है, इसको आलिम कहना भी गलत है, तो फिर दूसरे जो जमाते हैं, जरदारी साहब हैं या दूसरे लोग हैं, उनको साथ भी नेगोशिएशन तो आप कर सकते हैं ना, बैठे उनको, वो आपकी बात माने ना माने, आप अपने लोगों को बता सकते हैं कि हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चीजें जो हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, अगर सर चले हम पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके एहतशाम साहब ब्रेक के बाद हम ये नुक्ता ऐड करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर आम इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए मुल्क में नए शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा किया है। दो टोक अंदाज में उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे, कौम को वोट का हक दिया जाए, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अगले इंतखाबात 2029 में ही होंगे। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए, लेकिन इस तमाम सूरत हाल का गौर तलब पहलू ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना इंतखाबात को मुस्तरद कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं नए इंतखाबात का, दूसरी जानिब मखसूस नशस्तों के मामले पर समाअत के दौरान जब जस्टिस जमाल मंदोखेर ने JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा से इस्तफसार किया कि आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया, तो कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए कहा जी हाँ। यानी एक तरफ JUI सरबराह को आम इंतखाबात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी जानिब उन्हीं के वकील इलेक्शन कमीशन के काम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अब आगाज़ करते हैं और ये सवालात हम सामने रखते हैं। एहतशाम साहब, मौलाना साहब, ये एक जानिब इंतखाबात का मुतालबा, ये क्या पोस्टरिंग करने के लिए था बेसिकली? आप समझते हैं इनका ये संजीदा मुतालबा है कि आज कुछ और इनके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो तो कुछ और बोल रहे हैं? अब ना अब मैं सवाल का जवाब देता हूँ। अगर एक सेकंड, एक जुमला पहले जो बात हो रही थी वो मैं बताना चाह रहा था। देखें, इनके बारे में अब ये बातें हो रही हैं जो फवाद चौधरी के बाद और लोगों ने यहाँ इस्लामाबाद में बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनकी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी की रिकम्पोजिशन हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल लोग जिसमें शाह महमूद कुरैशी अगरचे अंदर हैं, असद कैसर हैं, परवेज़ लाई हैं, उन कहते हैं इनके ज़िम्मे ये सब कुछ दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब देखिए, मौलाना साहब का जहाँ तक मौक़िफ़ है ना, देखें कल तक तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उससे पहले बयानात शदीद तरीन किस्म के उनके हमले थे, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। असल में बात ये है कि जो उनकी बात पीपल्स पार्टी और PMLN नहीं मानी तो इस्टेब्लिशमेंट कैसे बात मानेगी। अब ये है कि ये पोस्टरिंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मैसेजिंग सिग्नलिंग वो करते हैं, और ये जिस तरीके से आपने देखा इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ जिस तरह बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो अब ये है कि ये अब देखना ये है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट कैसे ले रही है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में कैसे ले रही है। सबसे बड़ी बात है कि क्या वजह है कि मौलाना साहब दावा तो करते हैं, नवाज शरीफ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन प्राइवेटली ये भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो साइड लाइन है। असल बात है शहबाज साहब की, शहबाज साहब तो वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। जरदारी साहब अपने साहबजादे को आगे लाने के लिए कोई हमारी बात नहीं सुन रहे, और इन दोनों ने मिल के अपना क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी और PMLN ने बलूचिस्तान में भी हुकूमत बना ली, वहाँ पर भी इनको कुछ नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है ये मौलाना साहब का एक तो फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन यह है कि जिस तरीके से हामिद राजा साहब ने कहा जी हम जो अब सो कॉल्ड PTI के चेयरमैन कहें या सुन्नी इत्तेहाद के कहें कि जी मौलाना फजलुर रहमान से तो हमारी कोई बात नहीं हो रही, हम ना ही उनको इत्तेहाद में उनके शामिल हो रहे हैं। अब मौलाना साहब क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, वो एक मैसेज तो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और उन्होंने अब तो यहाँ ये भी कहा है कि अगर किसी के साथ हमारे मामलात यानी PTI की तरफ इशारा करके नहीं तय होते तो हम अपने तौर पर तहरीक चलाएँगे। देखिए उनका पोटेंशियल तो है, वो साबित कर चुके हैं, और फिर आपने देखा बलूचिस्तान और KP की हद तक कौम परस्त जमातें बाकी वो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। ऊपर से ये जो नया अज़्म इस्तेकाम के हवाले से मुखालफत कर रहे हैं, जिसका इनको मौलाना साहब ने भी कहा है कि इसके मामला इसकी वजह से सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। तो जाहिर सी बात है ये मैसेज किसी और को दे रहे हैं, और ये जो जिस अंदाज से वो खड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ, यहाँ पे लोगों के सबके कान खड़े हुए हैं कि ये क्या है। यहाँ एक दफ़ा फिर वो पोस्टरिंग कर रहे हैं। आप सही कह रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरफ से उन्हें कोई बात की जाए, उनको मामलात आगे ले जाए। लेकिन दूसरी बात है कि हम ना अब इलेक्शन किस सूरत में होंगे। देखें, जो लोग कहते हैं 6 महीने बाद साल बाद इलेक्शन होंगे, ज़ाती तौर पर अगर आप मुझे पूछें, मुझे नहीं लगता इलेक्शन हो, अनलेस के मामलात उनके साथ पिंडी वाले के साथ तय होते हैं, या पिंडी वाला बंदा जो उन्हें भी पता है ये नहीं हो सकता।
नहीं है। अब ये दो बाकी सियासी पार्टियाँ, ये तो आप देख लें, पीपल्स पार्टी PMLN तो मरून मिन्नत है ना, इस वक्त जो सूरत बनी है PTI का फ़ायदा उन्होंने उठाया, यानी और तो लुड्डी, वो क्या कहते हैं लुड्डी, वो क्या जुमला होता है, लुड्डी गुड्डी लुट ग्रुप, उस तरह इन्होंने अपनी नशिस्तें बढ़वा ली हैं, अपनी मखसूस लिस्टें ले ली हैं। तो ये तो इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पिंडी में इस वक्त एज वी स्पीक, अगले दिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, हम ना वो बिल्कुल कतई तौर पे किसी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं, अनलेस के PTI के रवैयों में जिद में तब्दीली आए। जी ठीक है। लगारी साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, एक तो ये आप इत्तफाक करते हैं और दूसरा ये कि अब यही सिचुएशन अगर बनी रहे, मौलाना साहब जिस तरह से लग ये रहे कि पोस्टरिंग कर रहे हैं, तो उनको हासिल वसूल क्या होगा इससे? मसला ये है कि मौलाना गुज़श्ता 2-3 इंतख़ाबात से ना डेरा इस्माइल ख़ान से हाथ धो बैठे हैं और अब भी कोई इम्कान नहीं है कुछ भी हो जाए। मौलाना, एक तो डेरा इस्माइल ख़ान पहले तो 1970 के इलेक्शन में इन्होंने हज़ारा डिवीज़न की सीट ली थी, इन्होंने शहरा की सीट ली थी, इन्होंने जो है वो कोहाट से सीट ली थी, बन्नू से सीट ली थी, डेरा इस्माइल ख़ान से सीट ली थी। अब वो कोई सीटें इनको नहीं मिल रही हैं, ना इनको कोहाट से कोई सीट मिल रही है, ना बन्नू से, ना कोहिस्तान से, ना बुनैर से, ना सवाद से। अब इनके लिए वो सीटों वाला मामला चला गया है। अगर चलें ठीक है, हम भी मान लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब इलेक्शन हो गए। अब तो ये है कि ये चूँकि 2002 से लेकर, बल्कि 1997 से लेकर, 1997 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद एक दरमियान में छोटा सा मिनी मार्शला आया, लेकिन फिर भी इलेक्शन 5 साल के बाद हुए, 2002 में, फिर 2008 में, 2000, फिर उसके बाद 2013 में, फिर 18 में और फिर 2024 में। ये भी 23 में होने थे। खैर वो 2024 में ये नहीं हो सकता है कि इलेक्शन जो हैं ये इनको बीच में करा लें। इलेक्शन बीच में होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर हो भी जाएं, चलें हम इनकी आवाज़ में आवाज़ भी मिला लें, तब भी क्या होगा? अली अमीन गंडापुर इससे हार जाएंगे, इनके मुकाबले में इनके वोट काटने के लिए और नहीं होगा। क्या वो जो हैं अपना जो गवर्नर हैं इस वक्त फैसल करीम कुंडी, वो छोड़ देंगे? क्या इनके लिए जो है वो सीटें ना मौलाना अब्दुल हक वाली सीट मिलेगी, ना मौलाना शहीद वाली सीट मिलेगी, ना मुफ्ती महमूद वाली सीट मिलेगी, ना मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी वाली सीट मिलेगी? इनको तो कोई सीट नहीं मिल रही है ना। यहाँ खैबर मखतूर खां में जो इनकी सीटें होती थी, जिसकी वजह से इन्होंने हुकूमत भी बनाई थी, यानी ये हुकूमत जो अकरम दुरानी साहब की हुकूमत बनी थी, वो तो इनको जब नवाजा जा रहा था सीटों से और बाकी पार्टियों को मिनिमाइज़ किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि ये आ सकते हैं, तो वो आ भी गए थे। लगा वो माहौल ही नहीं रहा है। अब वो सूरत हाल नहीं रही है कि मौलाना के लिए कोई स्पेस हो। मौलाना बस पशीन से सीट निकाल सकते थे, वहाँ से जाकर सीट निकालिए। दोबारा भी इलेक्शन करें तो पशीन में ही जाएंगे। और लगारी साहब एक चीज़ बताएं, लगारी साहब एक चीज़ बताएं, ये मौलाना साहब सारी सीटें तो PTI से हारे हैं, तो ये एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, वो इसी तरह से इनके शेयर मिले, वो चाहते हैं वहां से शेयर मिले। नहीं, वो मुतालबा इनका नहीं है। वो तो ANP भी कह रही है कि जनाब इलेक्शन जो है वो दोबारा कराए जाए। तो भाई आप क्या कर लोगे? ANP क्या कर लेगी? चलें जुल्फ़िकार बड़ी बात से अब क्या निकलेगा वहां से? कुछ भी कर ले, इलेक्शन तो उन्होंने तो नहीं आना है। अब या तो PTI आएगी या दूसरी मुखालिफ पार्टियां आएंगी, ये तो नहीं आएंगे ना। जुल्फ़िकार साहब, ये आज वाली सिचुएशन के बाद PTI को एतमाद करना चाहिए मौलाना से इत्तेहाद बनाने के लिए जो एफर्ट इस वक्त की जा रही है? देखें, अगर वैसे आप पूछें मेरी अपनी ज़ाती राय, बिल्कुल करना चाहिए उनको। और पॉलिटिकल जब हम जो पहला वाला पहलू जो हमने सेगमेंट में बात की, पॉलिटिक्स में जिद तो है ही नहीं। आपने कभी आज का आपका जो दोस्त है वो कल आपका राइवल हो सकता है, आपका कल पिछले गुजरे हुए कल का आपका राइवल आज का दोस्त हो सकता है। तो आप उनको ज़रूर उसमें होनी चाहिए, वो खुद उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जहाँ तक बात मौलाना साहब वाली है, मौलाना साहब जो है उनको वो दो ही शायद उसमें ऑप्शन में बड़े परेशान हैं। लगारी साहब की उस बात को आगे बढ़ाता हूँ, रिपीट मैं नहीं करूँगा, आगे बढ़ाता हूँ। डेरा इस्माइल खान की जो सिचुएशन देखते हैं, वो कहते हैं परमानेंट मेरे हाथ से ना निकल जाए। इस वजह से बहुत सी मजबूरियों में वो कोई अपनी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। और अगर उनको वो देखते हैं कि नहीं चली जाएगी मेरे हाथ से, शायद मुझे नहीं मिलनी है, तो फिर हार्ड हिटिंग बयानात भी देते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात हो रही थी, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इतना गुस्सा उनका नहीं है। उनका इतना गुस्सा मियाँ शहबाज या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या जरदारी साहब के ख़िलाफ़। हाँ, इतना गुस्सा ज़रूर है कि जब आप लोग बैठे और सारा प्लान बन रहा था
तो मुझे आप लोगों ने नज़रअंदाज किया। सही। ये उनका गुस्सा है। अब वो आगे चल के अपने लिए और सियासत, फिर वो कहते हैं कि बर्दाश्त और उसका वो गेम है, तो इनको 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपने कार्ड्स बेहतर अंदाज में खेलने पड़ेंगे। अब वो शायद समझते हैं कि जितना मैं हार्ड हिटिंग जो है करूँगा तो आगे जो है मेरे लिए गुंजाइश बनेगी। अगर मैं आराम से डोव एलिमेंट की तरह बैठ जाऊं और फिर मैं डोव ही रहूँगा, हॉकिश, फिर वो जो है मुझे खा जाएंगे, जो उनकी जो है इसमें वो। जी डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन से राजी हैं अगर JUI तो ये मुतालबा किससे कर रहे हैं और किस लिए किया जा रहा है? देखिए, पंजाब छोड़कर JUI एक बड़ी ताकत रही है माजी में, और अभी रिसेंटली आपने देखा था कि लोकल बॉडीज़ का जब इलेक्शन हुआ था तो JUI ने पूरा का पूरा KPK का जो पहला सेशन हुआ था उसमें बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की थी। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन वो होता है जिसमें आम मासेस लोग होते हैं और बड़ी इससे पता चलता है कि जी वहाँ उसकी पार्टी स्ट्रेंथ है या नहीं है। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि TLP एक बड़ी सियासी क़ुव्वत है, स्ट्रीट पावर है, जमात इस्लामी एक बड़ी स्ट्रीट पावर है, लोग उसके हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो एक बड़ी क़ुव्वत है, लेकिन दीनी सियासी जमातों को पाकिस्तान में जीतने नहीं दिया जाता है, और ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कि अगर जीत या हार का फैसला KPK की बुनियाद पे किया जाए तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन देख लें और माजी के इलेक्शन देख लें, बलूचिस्तान का इलेक्शन देख लें, जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वहाँ पर वो हमेशा जीतती रही है। पंजाब में उनकी एंट्री नहीं है। लेकिन एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर स्ट्रीट पावर किसी की है तो वो जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की है। देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब PTI के साथ मिलकर, फ़र्ज़ कीजिए जमात इस्लामी के साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए तो बड़ी मुश्किलात होगी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस अकेले साबित किया था जब पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने उनसे वादा करके धोखा किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने बता दिया था, इस्लामाबाद आए थे और लाखों का मजमा खड़ा था। उनके वर्कर, उनके लोग जो हैं वो मौलाना साहब की ज़बान पर बाहर निकलते हैं। जमात इस्लामी भी स्ट्रीट पावर्स रखती है। दूसरी तरफ अज़म इस्तेहकाम जो मसला है वो दहशतगर्दी की तो जंग है, उन एरियाज़ में जहाँ ये जंग लड़ने जा रही है फ़ौज, वहाँ पर या तो PTI के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे या आपको कॉम्परस ज़्यादा मिलेंगे या आपको जमीयत उलमाए इस्लाम के लोग ज़्यादा मिलेंगे, और जमीयत उलमाए इस्लाम का बड़ा वहाँ ग्रिप है। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सीट में भी पार्लियामेंट में ना रखते हो तब भी एक बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत है। हाँ, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको हराया गया है, बहुत सी जगह से हराया। बिल्कुल आपने सही कहा कि हराने वाले तो KPK के लोग हैं, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि KPK में उनके वोट नहीं है तो वो माजी के सारे इलेक्शन देख लें और रिसेंटली बल्दियात देख लें और फिर बलूचिस्तान देख लीजिए। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान कभी PTI के साथ मिलकर इतने आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी भी वक्त इंगेज हो जाएंगे मौजूदा हुकूमत से। और 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि ये धांधलीशुदा है। इस इलेक्शन में उनको वो वाज़ेह तौर पर उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो खड़े हुए हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को माइनस किसी सूरत में नहीं करेगी। इसका फ़ायदा इसीलिए PTI आप समझते हैं कि अभी जो एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो मौलाना की जानिब से, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, या PTI और जी मौलाना साहब की तरफ से है, वरना तो इस वक्त PTI के लिए तो बहुत बड़ी ऑफर है। अगर मौलाना साथ दे दें तो समझ लीजिए कि PTI मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसाइल पैदा कर सकती है। PMLN और पीपल्स पार्टी के पास भी स्ट्रीट पावर्स नहीं है, वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब पे डिपेंड करते हैं और माजी में किया है। तो देखिए, स्ट्रीट पावर्स की इम्पोर्टेंट होती है, अहमियत होती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब गिलगित और बल्तिस्तान में घुसे हुए हैं, ऐसी जगहों पर मौजूद हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट समझती है। अभी अज़म इस्तेहकाम के लिए उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जाहिर है, मुझे अगर आपने मुझसे सीट छीनी है और मैंने लोकल बॉडीज़ में दी है और माजी में सीट दी है और मेरे साथ ज्यादती की है, और ये 2024 का इलेक्शन लोग कह रहे हैं, PMLN कहती है उसने हराया हमें KPK में
पीटीआई तो ओवरऑल पाकिस्तान की बात करती है, पीपल्स पार्टी जो है वो हर जगह से जीती हुई है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया है तो यहाँ तक हुआ। वन लास्ट थिंग, ये दोनों पिच पे, लेकिन मौलाना साहब को पिच के दोनों साइड्स पे खेलने पर इसका आउटकम क्या, किस हद तक निकल सकता है? मौलाना फजल रहमान साहब इंगेज हो जाएंगे और आप देखिएगा कि मौजूदा हुकूमत से उनकी क़ुर्बत है, नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल उनकी, नवाज शरीफ साहब जिस दिन उनको मदऊ करेंगे वो चले जाएंगे। पीटीआई के साथ उनका आगे बढ़ना मैं नहीं समझता, उनकी लड़ाई पीटीआई से, क्योंकि सीटें छीनी है पीटीआई ने, वहाँ से पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट ने रीजी करके जो जितवाया है वो पीटीआई को जितवाया है। वरना अली अमीन गंडापुर की क्या औकात है कि मौलाना फजल रहमान से जीरक सियासतदान का मुकाबला करे और जीत जाए। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने सीट हारी है जो उनकी परमानेंट सीट थी, तो इस्टेब्लिशमेंट का खेल आपको सिर्फ दूसरी जगह नजर आता है, मसलन इधर नजर नहीं आता है कि मौलाना को क्यों हराया गया है, या तहरीक लब्बैक को जीतने नहीं देते हैं, या कराची से जमात इस्लामी जीत चुकी थी उसको जीतने नहीं दिया गया, MQM को आपने जीत दे दी, तो ये चीज नजर नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है मौलाना साहब बिल्कुल बहुत जीरक सियासतदान है, इस मौके का वो फायदा उठाएंगे और उठा रहे हैं। और दो इश्यूज पे, एक तो पीटीआई के साथ वो इंगेज ना हो, और दूसरा अज़म इस्तेहकाम के सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को उनकी बहुत जरूरत है। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने दो दफा उनको इंगेज किया है। और मैं जितना मैं जानता हूँ आपके मौलाना फजल रहमान साहब को, इस वक्त पाकिस्तान के एक बेहतरीन सियासतदान है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे और ना मौजूदा हुकूमत को डिस्टेबलाइज होने देंगे। चलें जी, बेसिकली आपने इस हवाले से अपना तज़िया दे दिया, और जो सारी सिचुएशन है ऑब्वियसली इलेक्शंस को हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और उसके बाद से अब तक वर्किंग रिलेशनशिप पीटीआई की और मौलाना फजल रहमान की अभी तक कायम नहीं हो सकी। इस हवाले से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन उस तरह से कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं दिखाई दी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त लूँगी, अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।